अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाजरीन, एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन इटाइट सफ्दर की अपीलों पर आज समाअत हुई है। मरियम नवाज की बरीयती दरख्वास्त पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज मरियम नवाज की बरीयती दरख्वास्त पर नायब ने जवाब भी जमा करा दिया है। सवाल करेंगे मरियम नवाज आखिर किस बुनियाद पर बरीयत चाहती हैं। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के मामले पर एक बार फिर से नून लीग में लड़ाई क्यों शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ ग्रुप के बाद नवाज शरीफ ग्रुप की भी नवाज शरीफ की वापसी की मुखालफत इस वक्त सामने आ रही है। नवाज शरीफ की बीमारी और सर्जरी की बातें एक बार फिर से होना शुरू हो चुकी हैं। बात करेंगे कि नवाज शरीफ को एक बार फिर बीमार क्यों साबित किया जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम में बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस के हवाले से अहम सवाल हुई है। क्या अकबर एस बाबर और उनके वकील स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से नाखुश हैं। बात करेंगे 2 हफ्तों में तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग से मुतालिक माहौल बदला सा क्यों नजर आ रहा है। बात करेंगे तहरीक इंसाफ की जानिब से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में गलतियों की निशानदेही की गई है, वो क्या है, प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। तेल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक असल हकाइक क्या है, प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि आलमी मंडी के बरक्स पाकिस्तान में तेल की कीमत में कितना इजाफा किया गया है और कब इजाफा किया गया है। और बात करेंगे आखिर में मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ वफ्द के हमरा काबुल पहुंच चुके हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का जो इमदाद का सिलसिला है टुवर्ड्स आन वो क्या है और हम इस वक्त क्या करें, पाकिस्तान खत्ते में किस तरह से इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान, सहाफी तज्जियाकार अदील भड़ाइच और प्रोग्राम में स्टूडियोज में ज्वाइन करें साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब। सर, आपकी तरफ आऊंगी लेकिन उससे पहले सिद्दीक, सबसे पहले बताइएगा आज जो एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन इटाइट सफ्दर की अपीलों पर जो समाअत हुई है, आज की प्रोसीडिंग बेसिकली क्या रही? देखिए, आज एक तो ये हुआ कि जो नैब की जानिब से जो वकील हैं उस्मान साहब, बैरिस्टर उस्मान साहब, वो आज पेश हुए क्योंकि उनको कोविड हुआ था, पिछली समाअत पर वो मौजूद नहीं थे। तो आज एक तो उसके बाद वो आए और आज जो डेवलपमेंट है वो ये है कि जो मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि उनको बरी कर दिया जाए, उनके जो ये अपीलें हैं ये सुनी ही ना जाए और इनको मेरिट्स पर सुनने की बजाय उनको बरी कर दिया जाए। और वो बरियत जो चाहती हैं वो इस बुनियाद पर चाहती हैं कि वो कहती हैं कि ये हमारे ऊपर जो केसेस थे वो गलत बनाए गए और इसकी वो बुनियाद ही बनाती हैं कि अरशद मलिक साहब ने जो उनकी ऑडियोज और वीडियोज उन्होंने रिकॉर्ड की थी, जो उसके बाद साकिब निसार साहब की जो ऑडियो आई, इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर वो ये चाहते हैं कि मरियम नवाज साहबा को बरी कर दिया जाए। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मरियम नवाज साहबा ने जिस केस को बुनियाद बनाया, कि जिस केस की बुनियाद पर वो बरियत चाहती हैं, वो है बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब का केस, जिसमें इनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने इनके वालिद मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर शहबाज शरीफ साहब ने और सैफुर रहमान जो मरियम नवाज साहबा के बेटे के ससुर हैं, उन्होंने जो कॉल्स की थी मलिक कयूम साहब को, जस्टिस मलिक कयूम साहब को, और कॉल्स करके फैसले करवाए थे। फिर वो ऑडियो टेप सामने आ गई थी और उसकी बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सजाएं कलअदम करके और मामला दोबारा जो है वो ट्रायल के लिए भेजा था, तो उस केस को बुनियाद बनाकर मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं, उनके जो वकील इरफान कादिर साहब वो ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा को बरी कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है इसी एक पॉइंट, क्योंकि इस पे नैब ने जवाब कराया है, अभी तक वो जवाब तो सामने नहीं आया, मेरा ख्याल है यही नुक्ता हम लेकर जाते हैं राजा आमिर अब्बास साहब के पास कि आमिर अब्बास साहब ये बताएं कि पिछली समाअत पर गो कि ये थोड़ा सा अदालत ने कहा था कि हम इसको साथ साथ ही लेकर चलेंगे, हम मेरिट्स को, हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस है, उसको देखे बगैर कैसे आप इस दरखास्त पर फैसला कर सकते हैं। लेकिन मरियम साहबा कहती हैं कि इस बुनियाद पर उनको बरी कर दिया जाए। तो ये इस तरह की मिसालें मौजूद हैं या क्या इस बुनियाद पर उनको बरी किया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ एज ए लॉ स्टूडेंट कि ये एक इंतहाई कमज़ोर किस्म की दरख्वास्त उन्होंने दी है, जिसकी शायद आपको कोई ऐसी नज़ीर माजी में ना मिले। क्योंकि जब अपील चल रही होती है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप कहें कि जी जो मेरिट्स पे हैं या लॉ पॉइंट्स हैं जो भी है उसी के मुताबिक चला जाए, या अगर आप समझते हैं कि आपके पास ऐसी ऑडियोज हैं, ऐसा कोई नया एविडेंस है, तो फिर जो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है उसके तहत आप दरख्वास्त दे के वो तमाम शवाहिद अदालत के सामने रखेंगे। अदालत की फिर मर्जी है कि उस पर दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दे या खुद वहाँ भी वो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है कि जनाब ये है वो ऑडियो, ये है वो वीडियो, ये है वो कोई जो एफिडेविट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले दिन से, जैसे अभी आपने बात की सदीक के, वो जज अरशद की वीडियो से लेके ये लास्ट जो उनका आया है राना साहब का,
उस वक्त तक एक भी इनमें से डॉक्यूमेंट या वीडियो या पीस ऑफ एविडेंस उन्होंने अदालत में जमा नहीं कराया। अदालत किसी ऐसी चीज को कंसिडर नहीं कर सकती जो कि केस फाइल का हिस्सा ना हो, हवा में अदालत डिसाइड नहीं कर सकती। और वो जो केस की बात करते हैं, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि वो एक तो वो केस वो था कि जिसमें इनकी अपनी फैमिली इन्वॉल्व थी, और नंबर 2 ये है कि उसके लिए जब वो केस चल रहा था तो वो ऑडियो टेप्स अदालत को सुनाई गई थी, अदालत में लाई गई थी, और फिर बरी भी नहीं किया गया था, दोबारा से वो केस नीचे भेज दिया गया था। तो अब ये चीजें सिर्फ एक पर्पस है, द ओनली पर्पस इज कि किसी भी तरीके से इन अपीलों को तूल दिया जाए, और जिसमें वो कामयाबी हासिल कर रही हैं और डेट पे डेट लेते जा रहे हैं, एंड फॉर द रीजन कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड में जाके डिसीजन करा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पे नैब को चाहिए कि वो एक तो इंसिस्ट करे कि जनाब इसको छोड़े, इस पे बहस करने से बेहतर है कि आप पूरे केस पे बहस करें और एक राजा साहब आपसे भी सवाल है, सदीक जान साहब से भी सवाल है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इस केस को मजीद आगे इसमें ताखीर चाहती हैं, ऐसा तासुर मिल रहा था। लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि नैब भी कोई डरा डरा सा लग रहा है। नैब भी गुज़िश्ता 2-3 समातों से देखें तो कोई बैकफुट पे ही नजर आता है। पहले सदीक जान साहब अगर अदालत के हवाले से ये बता दें कि क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है कि कमरा अदालत में? अच्छा, मैं इस जवाब से पहले मैं ये जरूर कहूंगा प्रोड्यूसर साहब को और टीम को कि जरा वो शॉट्स दोबारा निकालें, वो जब तैयार हो जाएं तो आप मारिया साहब को बताइएगा, हम चलाएंगे जो मोहम्मद जुबैर साहब का शॉट जो आपने पिछले दिनों में भी चलाया था कि मोहम्मद जुबैर साहब जो है वो जितने कॉन्फिडेंट हैं 17 नवंबर वाली समाअत के बाद 15 नवंबर को एक खबर छपती है जंग और दी न्यूज में राना शमीम साहब के एफिडेविट की। 17 को समाअत होती है। 17 की समाअत के अंदर जो रिमार्क्स आते हैं उन रिमार्क्स को मरियम नवाज साहबा ट्वीट करती हैं, और वो रिमार्क्स थे आमिर फारूक साहब के, जो कि जाहिर है जज का काम सवाल करना होता है, और वो सवालात सारे के सारे एक तरह से मरियम नवाज साहबा के हक में जा रहे थे, और मरियम नवाज साहबा ने उन्हीं सवालात को जो टीवी चैनल्स पर चले उनको ट्वीट किया। लेकिन आप देखें यही हमारी सियासी जमातों की बदकिस्मती है और हमारे सियासी लीडर्स की जो है वो हम देखते हैं कि किस डिटाई के साथ वो ये काम करते हैं कि 15 नवंबर की खबर के मुताबिक चार्जशीट किया गया आमिर फारूक साहब को, 17 को उन्हीं के रिमार्क्स को अपने हक में इस्तेमाल किया गया। अच्छा, उस 17 नवंबर की समाअत के बाद मोहम्मद जुबैर साहब ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मरियम नवाज साहबा का एक्विटल हो जाएगा, वो जब हम शॉट चलाएंगे तो फिर हम राजा आमिर अब्बास साहब से पूछेंगे कि क्या जब मामला सब जुडिस हो, अदालत में केस चालू हो, तो इतनी जो है वो यकीन के साथ कोई कह सकता है फरीक कि जी ये होने जा रहा है? क्योंकि अगर इसी तरह से तहरीक इंसाफ को कोई बंदा बैठकर कहे कि 100% मरियम जो है वो कन्विक्ट होने जा रही है इस्लामाबाद कोर्ट में, तो ये तो पूरा कोराम मच जाएगा। अच्छा, अब जो आपने बात कही कि लगता है कि नैब पीछे हट रही है, वाकई ये तासुर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? जो सवालात अदालत ने किए हैं वो सवालात बिल्कुल क्लियर सवालात हैं कि आपने कहां पे साबित किया है कि ये नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज हैं, कहां से साबित किया कि आमदन से ज्यादा असासे हैं, कहां साबित किया है कि मरियम नवाज साहबा बेनिफिशियल ओनर थी, कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपने हासिल कैसे किया, अगर उन्होंने अपनी सीएमए में ये लिखा था तो क्या सीएमए में जो सीएमए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो इसको तैयार करने वाले थे उनको बुलाया गया? ये यानी टेक्निकल जो कानूनी सवालात हैं बराह रास्त वो पूछे जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चंद डॉक्यूमेंट हैं जो क्रूशल डॉक्यूमेंट हैं, 4, 5, 6, उनको वो आप हमें दिखा दें और मामला खत्म हो जाएगा। उसके बाद से बिल्कुल ये तासुर मिल रहा है कि नैब जो है वो उस तरह से नैब जो है वो तैयार नहीं है, या उनको एक खौफ है कि हम ये केस हार बैठेंगे। लेकिन हर आने वाले दिन के साथ मरियम नवाज साहिबा की जो कॉन्फिडेंस उसमें इजाफा होता जा रहा है। राजा आमिर अब्बास साहब से मेरा सवाल यह है कि सर एक तो ये बताएं कि सिद्दीक शॉट रेडी है, नाज़रीन जरा सुन लीजिए कि मोहम्मद जुबैर नवाज की इस बरियत के हवाले से क्या फरमा रहे थे। जी सिद्दीक, क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए एक तो राजा आमिर अब्बास साहब आपने इसका जवाब देना है कि क्या इतने वसूख के साथ कोई फरीक क्योंकि मरियम नवाज साहब के स्पोक्स पर्सन है, उनके तर्जमान है, और ये एक अदालत के बारे में ये कह रहे हैं कि वही जज जिसके बारे में हमने कैंपेन चलाई थी, और बहुत सारी बातें जाहिर है वो हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते, वरना ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें नून लीग वाले करते फिर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब कि उन्होंने जो आमिर फारूक साहब के को बदनाम करने का या उनको इन्फ्लुएंस करने का, उनको दबाव में लाने का ये जो राना शमीम के जरिए के बयान एल्फी के जरिए जो पत्ता खेला था, वो कॉन्फिडेंट है कि वो उसमें कामयाब हो गए। तो क्या इस तरह से मीडिया पे ये बात की जा सकती है जो उन्होंने कही है? उन्होंने तो कहा लिख कर रख लें। अब देखिए दो बातें हैं। एक बात तो नाजरीन को पता हो कि ये जो जज अरशद लगाई होती है इन्होंने,
मरीम का केस इनके पास नहीं चला था, बल्कि जो दूसरे जज हैं हमारे उनके पास चला था, और उनका इनके केस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, जज बशीर साहब के पास उनका केस चला था। नंबर 2, अब ये जो कह रहे हैं कि जी इतने यकीन के साथ, ये इतने यकीन के साथ इनके वालिद साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने असेंबली में भी कहा था कि जनाब ये हैं वो ज़राए, इतने यकीन के साथ उन्होंने कहा था कि जनाब ये है वो कतरी खैर, इतने ही यकीन के साथ मरीम बीबी ने वो ट्रस्ट डीड दे दी थी कि जनाब ये है वो ट्रस्ट डीड। तो ये उसी की कंटिन्यूटी है। और नंबर 2 बात, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी यही क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या आप लोगों के इल्म में है कि अगर एक अंडर ट्रायल या एक पेंडिंग केस हो तो उस पर बैरूने जो कोर्ट है वहां से किस अंदाज में असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। यही वो चार्ज है कि ये कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अगर ऐसी ये स्टेटमेंट्स देते हैं तो कोई इसमें मुझे तो नजर नहीं आता कि इनको भी बुला लिया जा सकता है। नहीं बुलाया जा सकता है कि जनाब आप कैसे कह सकते हैं कि ये लिख के रख लें कि ओवरटर्न होगा। दिस अमाउंट्स अगेन प्रेशराइजिंग द कोर्ट्स, और कोर्ट्स इसका नोटिस यकीनी तौर पे ले सकती हैं, और ये उनकी जेनरोसिटी है और वो इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है। अदरवाइज एक चीज़ तो मैं जानता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये जो बेंच कि वो किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। नंबर 2, आपने बात की कि जी क्या नैब की प्रोसिक्यूशन जो उनसी है थोड़ी सी पीछे हट गई है। नैब तो उस दिन से हट गई थी मरीम साहबा के केसेस से। आपको याद होगा कि जब मरीम बीबी को बुलाया नैब ने, डिक्की की गाड़ी की डिक्कियों में पत्थर लेके गए और नैब के ऑफिस में लाहौर में उन्होंने अटैक किया। उसके बाद से सदीक जान आप बड़ा कवर करते हैं, कोई एक दफा मुझे बता दीजिए कि नैब ने दोबारा मरियम बीबी को बुलाया किसी केस की इन्वेस्टिगेशन में या उसी केस में जिसमें उस वक्त बुलाया था। तो ऑब्वियसली नैब वहां पे डर गई है। और तो यही तो निजाम को चैलेंज करने वाली बात हो गई। देखिए वो निजाम को तो चैलेंज होता रहा ना। आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी कहा था कि जी चेयरमैन नैब की क्या मजाल, और इनके दौर में मियां साहब ने भी बड़ी धमकियां लगाई थी। तो ये सिस्टम तो इनके अपनी एक वो है घर की जिसको हम कहते हैं, तो इसलिए इनको बड़ा मजबूती से चेयरमैन नैब को इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को देखना होगा, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या कार्रवाई हो रही है, और उनको ये एहसास जरूर हो कि ये केसेस सिर्फ और सिर्फ डिले हो रहे हैं, और ये जो डिले होगा इससे अल्टीमेटली नैब की प्रोसिक्यूशन और ये जो उनके प्रोसिक्यूटर्स आते हैं ये इस केस को कमजोर। भाई साहब मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शहबाज शरीफ साहब का टीटी स्कैंडल आपके सामने है, इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकते हैं कि जी गुजरात के औरंगजेब भट्ट साहब उन्होंने इस बैंक अकाउंट से, इस ब्रांच से इतने पैसे नून लीग के अकाउंट में जमा कराए, और उसके बाद अता तारड़ साहब नोटिफिकेशन करते हैं शहबाज शरीफ साहब की हिदायत पर कि इनको ब्यूटिफिकेशन कमेटी का हेड बना दिया गया, और फिर वो पैसे शहबाज शरीफ साहब का एक और जो कैश बॉय है वो निकलवाता है। हर चीज सामने आ जाती है। इनके वो लाहौर के एक जज साहब ने पहले एक फैसला लिखा कि शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार में आने के बाद इनके असास से कैसे कैसे बढ़े, इनकी जो दोनों बीवियां उनके असास से कैसे बढ़े, इनके बच्चों के असास से कितनी टीटीज किन लोगों के नाम से आए, किन के जो फौज शुदगान थे उनके नाम से पैसे आ रहे थे, जो बाहर कभी नहीं गए उनके नाम से टीटीज आ रही थी। इतना तगड़ा केस शहबाज शरीफ साहब का। उसके बाद आ जाए जरदारी साहब। जरदारी साहब के ऊपर जब जेआईटी रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आप उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद होते थे जब ये बड़ा केस चल रहा था साकिब निसार साहब की अदालत में, आसिफ जरदारी साहब का फेक अकाउंट केस, जिसमें एक ताकतवर शख्सियत के बेटे ने 6 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की और पैसे भी जमा करा दिए हैं, और वो भी यहां तक जेआईटी में आ गया था कि ये सरकारी ठेकेदार थे, इनको ठेके दिए जाते थे और ये बाद में जमा कराते थे। ईवान सदर भी इस्तेमाल हो रहा था सारे, और सिंध की जमीनें जिस तरह से दी गई वो भी चीजें मौजूद हैं। मरियम नवाज साहिबा का केस, ये सारी चीजें, क्लैबरी फोन, ये सारी चीजें सामने आ गई। बताएं राजा साहब के इतना वाज़ेह चीजें आने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब का मामला 8 माह तक बैंकिंग कोर्ट में चलता है लाहौर में। 8 माह बाद पता चलता है कि इनकी तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, ये तो एंटी करप्शन की अदालत में जाना था। तारीख पे तारीख होती है। आप एज ए लीगल माइंड आप जाते हैं अदालतों में, खुद जाते हैं, आप पेश होते हैं, आपने नैब में भी सर्व किया है। ये कौन सी ऐसी खलाई मखलूक है, कौन सी ऐसी कुवत है जिसकी वजह से जो है ये केसेस नहीं चलते? हमारे निजाम में कैपेसिटी नहीं है, हमारे इदारे कंप्रोमाइज है, क्या ऐसी चीज है इसके पीछे जिस वजह से ये एहतसाब आगे नहीं बढ़ पा रहा? देखिए 2 वजूहत है। एक तो आपका जो एहतसाब का अदारा है इसकी जब तक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, जब तक इसमें वही लोग जो मियां नवाज शरीफ के अपने लगाए हुए या जरदारी साहब के हैं वो मौजूद होंगे, तो फिर नैब से इसी किस्म की रिस्पांस आप मुतवक्का कर सकते हैं। नंबर 2, मैं हैरान हूँ हुकूमत पे
कि हुकूमत के इल्म में नहीं कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं ये बैंकिंग कोर्ट में चलते हैं या FIA की स्पेशल अदालत में चलते हैं। अब भी अगर इसको एंटी करप्शन की तरफ धकेलेंगे इट मींस इट इज गोइंग नोवेयर। इसके लिए नोटिफिकेशंस होते हैं, इसको स्पेशल कोर्ट FIA के पास ये केसेस चलाएं, डे टू डे चलाएं, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और 1 मिनट में बात ये है कि जनाब जो लीगल टीम है ना, अनफॉर्चुनेटली चाहे वो नैब की हो या हुकूमत की हो, उसके अंदर एक्सपीरियंस्ड लोग जिनको पता है कि ये क्रिमिनल ट्रायल्स और ये कैसे चलाने हैं वो बहुत कम है। और अनफॉर्चुनेटली जजेस के पास भी ये इस किस्म का नॉलेज नहीं है। और नंबर 2, जब लाहौर हाई कोर्ट है, जब वो जजेस हैं तो आपको नजर आता है कि जनाब जैसे एतजाज एहसन साहब कहते रहते हैं कि ये फैमिली कुछ अदलिया की लाडली है, तो वो लाडलापन भी हमें नजर आता है। और फिर हुकूमत भी कभी तो वो कहती है कि जनाब डेली आके वो अपने प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेकिन जो काम करने का है, मुझे तो हैरानगी है कि शहबाज शरीफ पे इतने केसेस हैं और अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। इमरान खान साहब वो ने किस चीज की जमानतें लेते हैं, वो कैसे उसको अदालत जमानत देती है। दिस इज द हाई टाइम। और ये 1 साल रह गया इमरान खान साहब के पास, अगर 1 साल में वो एक भी केस ना कर पाए अकाउंटेबिलिटी के हवाले से ऑपोजिशन तो बड़ा कि इशू हमारे होगा। केसेस में सब्सटेंस नहीं है, इस वजह से आगे प्रोसीड हो ही कैसे पाएंगे। नहीं, सब्सटेंस किसको कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं कि जनाब ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो एसेट्स हैं उसका ग्राफ ऐसे जाता है, आपका बेटा आपका दामाद मफरूर है, अगर सब्सटेंस नहीं है तो क्यों आप बाहर जाना चाहते हैं 50 रुपए के आप एक अंडरटेकिंग पे अपने भाई को, अगर अब भी अदालतों को ये तमाम चीजें नजर नहीं आती और इनको नजर आपने एक टेस्ट केस है और अगर ये टेस्ट केस में अदालतों का अदालती सिस्टम फेल होता है तो फिर वो जो दुनिया में रिपोर्ट आई थी कि 128वें नंबर पे हैं हम, हमारी जुडिशरी हो या रूल ऑफ लॉ की बात हो, तो इट मींस दैट इज करेक्ट। और लगता है एक लास्ट सेंटेंस, और लगता ऐसे है कि अगर ये तमाम इस वक्त जो पूरा सिस्टम एक या फैमिली का या 2 फैमिली का अगर एहतसाब नहीं कर सकता तो ये सिस्टम इस मुल्क के 22 या 25 करोड़ अवाम को कैसे इंसाफ देगा और उसके लिए कैसे मरात लेके आएगा। राय साहब ये बताइए कि केस तो इन पे ये था ना कि आमदन से ज्यादा अगर असासे हैं तो उसकी मनी ट्रेल देनी थी। अब नैब को जो क्वेश्चंस फेस करने पड़ रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने भी कुछ देना था। तो नैब के कानून को आपने बड़ी अच्छी तरह स्टडी किया, आपके सामने सब कुछ ये कवानीन बनते रहे, इस पे इंप्लीमेंटेशन होती रही। तो जो सेक्शन 9 वगैरह हैं, अब इसमें क्या आप समझते हैं कि जो भारे सबूत है ये नैब पर है, ये शरीफ खानदान ने मनी ट्रेल देनी है? देखिए, इनिशियल मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि जब मियां साहब के केस चले थे तो नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी उसने वो केसेस दुरुस्त अंदाज में नहीं चलाए। इनिशियली जब आप एसेट्स का केस बनाते हैं तो आपने अदालत को बताना होता है कि जनाब आपकी कुल आमदन ये है, आपकी आमदन का जो हमारा फॉर्मूला होता है कवानीन में कि जी हम 75% उसका एक्सपेंडिचर में लगाते हैं, 25% इनकम के आपकी सेविंग हो गई। लेकिन नैब ने वो बनाया ही नहीं कि जनाब आपकी माहाना या दूसरे सोर्सेज से इतनी तनख्वाह थी, जो कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। यहाँ भी पहले नैब बताएगी कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपकी तनख्वाहें इतनी थी, आपकी फलानी फैक्ट्री से आपने बताया इतना पैसा आता था, लेकिन ये पैसा सरप्लस है। जब वो सरप्लस बता देंगे तो फिर सेक्शन 14 के तहत बर्डन चला जाता है एक्यूज पे, और एक्यूज ने अदालत को सेटिस्फाई करना है कि ये जो पैसा है इसका ये सोर्स है। और इन केस इफ ही फेल्स, अगर वो फेल होता है तो कानून में लिखा है इट वुड बी अज्यूम्ड, ऑटोमेटिकली एजम्पशन चली जाएगी कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का फायदा है। साहब, एक तरफ तो जहां पर इन केसेस के हवाले से नून लीग लड़ रही है, वहीं पर नून लीग के अंदर भी एक लड़ाई चल रही है, वो है नवाज शरीफ की वापसी पर। पहले एक ग्रुप था जो वापस लाना चाह रहा था, लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो भी अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाह रहे हैं, और इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस बात पर लड़ाई शुरू हो रही है और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि 4 ऐसे लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट के तौर पर खुद को सामने भी लेकर आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्यों एक बार फिर से ये नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो मामला है एक बार फिर से हीट अप हो रहा है?
देखिए यही तो कमाल है शरीफ फैमिली का कि वो इतना सब कुछ करने के बाद, लूटने के बाद, प्लंडरिंग करने के बाद, वो मीडिया में हर चैनल पे हर वक्त इन रहे, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब जा रहे हैं, शहबाज शरीफ शीन है, वो जीम है, और ये वो जान के रखते हैं कि मीडिया पूरा उस पर, और अनफॉर्चुनेटली मीडिया का भी यही काम रह गया है कि वो ऐसे ही इनको प्रमोशन देते रहे, लोगों के जहनों में बातें कि भाई मुल्क में शरीफ फैमिली है जो कि सियासत करती है। सो दिस इज, वो एक गेम खेल रहे हैं, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि 4 आदमी चले गए या 2 आदमी चले गए। आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? इस पे तो बहुत बड़ा इल्जाम मीडिया लगा रही है और इनसे पूछा जाना चाहिए, और हुकूमत को भी बड़ी सेंसिबली कि जनाब वो इस किस्म की बातें करते हैं कि जबकि ISPR के तर्जमान ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि कोई ऐसी बात नहीं, और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि अगर कोई ऐसी बात करता है तो फिर उससे पूछो कि किससे किसकी कहां पे मुलाकात हुई। तो हुकूमत भी ऐसी बात कर रही है, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और एक तरफ जहां पर ये बातें हो रही है, वहीं पर जो बार काउंसिल्स हैं वो भी तो नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ताहयात नाअहली को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। देखिए बार काउंसिल्स कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ज़ैली विंग नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें क्या नजर आ रहा है कि वो पर्सन स्पेसिफिक वो आके पटिशने अभी दाखिल तो नहीं हुई, मेरे ख्याल शुनीद है, तो अगर ऐसी पिटीशन आती है तो वो यकीनी तौर पे एक शख्स के लिए होगी, और किस शख्स के लिए होगी कि बार तो खुद कहते हैं कि अदलिया और बार 2 पहिए हैं, तो एक मफरूर शख्स जिसको इस मुल्क की अदालतों ने मफरूर करार दिया है, आप ये कह रहे हैं कि जनाब उसको 4थी दफा वजीर आजम बनाएं या इस किस्म की पटिशन लेके आते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये बार के ऊपर एक इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और बार अगर ये करती है तो इट मीन्स कि बार एक पार्टी बनी हुई है, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट बार के साथ साथ रजिस्टर कराएं इलेक्शन कमीशन में और एक सियासी पार्टी बन जाए। ठीक है, ब्रेक का टाइम है नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे इलेक्शन कमीशन साफ पार्टी फंडिंग केस के हवाले से अहम समाअत हुई है। इस केस में आज क्या अहम रहा है? तमाम मीडिया आज रिपोर्ट तो एवन फील्ड रेफरेंस कर रहे थे, लेकिन इस केस में भी बहुत सारी अहम बातें हुई हैं। वो क्या हुई हैं, ब्रेक के बाद आपसे एक्सक्लूसिवली शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इससे पहले के तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस पर जाए उससे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। कहा यह जा रहा है, बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ ग्रुप के बाद अब नवाज शरीफ ग्रुप की भी नवाज शरीफ की वापसी की मुखालफत हो रही है। सदीक क्या स्टोरी है, क्या पकड़ा इस वक्त नून लीग के अंदर? देखिए इस वक्त शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप दोनों ग्रुप जो है, यानी मरियम नवाज साहिबा का ग्रुप और शहबाज शरीफ का ग्रुप, दोनों एक पेज पर आ गए इस मामले के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो ये खबरें दे रहा था कि मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं, जनवरी में वापस आ रहे हैं, और मरियम नवाज साहिबा ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, परवेज रशीद साहब ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन बाकी कोई भी उनका रहनुमा ये नहीं चाहता कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए। दोनों का इस बात पर इत्तफाक है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों ग्रुप जो है 2-3 लोगों को छोड़ के वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अब ना तो सड़कों पे हमें कुछ मिला, ना आवाम का हमें एतमाद हासिल हुआ, ना आवाम ने पजीराई दी, PDM बनाई, धमकियां दी, इदारों को धमकियां दी, ब्लैकमेल किया, हमने पार्लियामेंट के अंदर नाकामी हुई, सड़कों पर नाकामी हुई, हर महाज पर हर फोरम पर नाकामी हुई। तो उनको भी पता चल गया है कि एक ही तरीका है और वह है शहबाज शरीफ का तरीका, और वह है मिन्नत तरला तरीका, गरिबान नहीं पांव पे हाथ रखें, मफामत करें, मजामत ना करें। तो अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो जाहिर है फिर एक बार फिर आपको पता है कि वो मज़ामत वाली वो तकरीरें, वो सारे मामला शुरू हो जाएंगे। जानो तो उन्होंने जेल में, क्या ये सब कुछ इसलिए किया गया कि जो कुछ इस वक्त नून लीग कर चुकी है, चाहे वो इदारों के खिलाफ बातें हो या लॉन्ग मार्च हो, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ? बिल्कुल, उससे तो कुछ भी नहीं मिला ना, वो तो सारे आपने हरबे आजमा लिए। तो अब वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहे, और वैसे नवाज शरीफ साहब खुद भी नहीं आना चाहते। ये सिर्फ मरियम नवाज साहिबा, परवेज रशीद साहब, इस तरह के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए। फनकार जाके मिल रहे हैं, ट्रकों के पीछे लोग मुतालबा कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी डिमांड नहीं है? देखिए बात यह है वड़ाई साहब, मैंने उस दिन एक ट्वीट भी किया था कि कहा जाता है कि किसी जंग में मलका ने पैगाम भेजा, कासिद भेजा कि हर जगह जाकर कह दो कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो वो कहीं ऐसी जगह पहुंच गए गांव में जहां पे नाजुक मिजाज लोग रहते थे, जो ढोल के ऊपर जो है वो रक्स करते थे। तो उनको पैगाम दिया गया कि मलका ने कहा कि जंग लग गई है, जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा गल साढ़े ते आ गई तो मलका को दुश्मन सुलह कर ले।
तो बात यह है कि अगर बात इस हद तक आ गई है कि आप ट्रकों के पीछे लिखी हुई बातों को आपने वो करना है, तो फिर सुलह ही कर लें इमरान खान साहब से, और तो कुछ नहीं है। तो अब ये चाहते हैं नून लीग के तमाम जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कि जिन्होंने हलकों में जाना है, जिन्होंने ग्राउंड पे जाना है, उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। वो चाहते हैं शहबाज शरीफ को पूरा इख्तियार दिया जाए, शहबाज शरीफ साहब की वो जो मिन्नत तरला पॉलिसी है उसके ऊपर वो अमल पैरा हो, कोशिश करे और किसी तरह से कोई इदारों के साथ हमें डील मिल जाए। कोई भी नहीं चाहता कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। तो इस एक मामले पर शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप एक पेज पर आ गए। आज मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे कि किसी वक्त भी ये खबर आएगी कि नून लीग का इजलास हुआ, मियां साहब ने नून लीग को कहा था कि पार्टी फैसला करे कि मैं आऊं या ना आऊं, और पार्टी ने यह फैसला किया कि मियां साहब की तबीयत बहुत खराब है, मियां साहब को नहीं आना चाहिए। और अब दोबारा मियां साहब की बीमारी की जो बातें शुरू की जा रही है उसकी वजह यह है कि हुकूमत ऐलान कर चुकी है लाहौर हाई कोर्ट जाने का। अब जब हुकूमत लाहौर हाई कोर्ट जाएगी तो वहां ये खड़े होकर कहेंगे मियां साहब की हालत बहुत खराब है, उनकी सर्जरी होनी है, ये होना है, ये होना है, ये होना है, ताकि अदालत के सामने ये बता सकें कि मियां साहब की हालत वाकई बहुत खराब है। तो असल मुद्दा यह है कि ये नहीं चाहते कि मियां साहब। लेकिन मरियम नवाज पहले ये कह रही थी कि 5 साल हुकूमत ये पूरे करे, लेकिन आज वो कह रही है जितना जल्द हम इस हुकूमत को निकालें, चाहे वो कोई भी तरीकाकार हो, वी विल डू दैट। लेकिन वो तो ये डेस्परेशन है, बिल्कुल इसी चीज पे आ गया ना। अब इदारों से बात करनी पड़े करें, उनसे डील करनी पड़े करें। पहले कहते थे वोट को इज्जत देंगे, इदारों से बात नहीं करेंगे, सिविल सुप्रीमेसी। राजा साहब, सदीक जान साहब तो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, ये इनका दावा है। आपको लगता है कि जिस तरह हुकूमत एफर्ट कर रही है, मियां नवाज शरीफ साहब की कोई वापसी की राह हमवार होती नजर आ रही है आपको? देखिए, मियां साहब एक ही सूरत में वापस आ सकते हैं कि इंग्लैंड में या बरतानिया में उनको जो एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट है वो टर्न डाउन हो जाए और वहाँ पे उनको रहने में प्रॉब्लम हो। मैं नहीं समझता कि बरतानिया की हुकूमत, क्योंकि वो ऐसे सियासतदानों को किसी खास पर्पस के लिए अकोमोडेट भी करती है, वो आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। वहाँ भी बहुत सी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, और मियां साहब की जो मुलाकातें होती रही हैं और जो वो स्टांस बातें कर रहे हैं, जो हमारी दुश्मनों की बातें हैं, अगर उनके मुंह से वहाँ से निकलती हैं तो फिर मियां साहब को वहाँ पे सूट किया जाएगा। मियां साहब सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी मुझे बुला लो। ये वही मियां साहब है जो कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत से राज थे, मैं अफशा कर दूंगा और ये और वो। तो ऐसी सूरत हाल में मियां साहब कभी भी पाकिस्तान आते हुए नियर फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आ रहे। और ये तमाम चीजें मीडिया में रहने के लिए हर रोज बनाई जा रही हैं। और जहां तक बात है हुकूमत की, तो हुकूमत तो अभी तक इसहाक डार को नहीं डाल सकी। तो मियां साहब को ऑल्दो वो कह रहे हैं कि हमारा एक एग्रीमेंट हो रहा है कि जिसमें कन्विक्टेड जो उनसे लोग हैं उनको लाया जा सकेगा। तो सवाल ये है कि जो हुकूमत कोशिशें कर रही है वो कितनी रंग लाएंगी। एक और स्टोरी नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस की आज अहम समाअत हुई है। अदील, आज की प्रोसीडिंग में क्या रहा है? 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कुछ मुख्तलिफ था, फेवर में लग रहा था फैसला जो आया है इस पार्टी फंडिंग केस का, लेकिन अब माहौल कुछ बदला बदला लग रहा है और कहा जा रहा है रिपोर्ट भी पब्लिक ना की जाए। तो ऐसा क्या अंदर पक रहा है कि जिसकी वजह से कह रहे हैं कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं करनी? ऐसा क्या गलत है जो फर्क पड़ रहा है? देखें, फेवर में तो बना दिया गया था। मीडिया में, सोशल मीडिया पर एक खास तबका ये बात कह रहा था कि ये अकबर असबाबर साहब की फेवर में आया है, और हमने तो उस वक्त खैर ये कहा था कि इसमें कोई गैर मुल्की फंडिंग का नहीं लिखा गया। इवन प्रोहिबिटेड फंडिंग से मुतल्लिक भी इसमें कैटेगोरिकली कुछ नहीं लिखा गया। उसमें यह कहा गया जी कि ये जो ओरिजिन पाकिस्तान का नहीं लगता जो इनके नाम है। एक क्रिकेट एकेडमी ज्यादा से ज्यादा जो दुबई में जो क्रिकेट एकेडमी है उसने कुछ डॉलर्स जो हैं, कुछ लाख डॉलर्स जो हैं वो भेजे थे। उस पर भी बात करेंगे भी आगे जाके। लेकिन आज क्या हुआ? आज की समाअत में, आज की समाअत में जो अकबर असबाबर हैं उनके वकील, आज होना तो ये चाहिए था कि वो जो जी जलजला आ गया है, रिपोर्ट आ गई है, तहरीक इंसाफ शायद खत्म हो जाएगी, आज तो ये होना चाहिए था कि रोस्टरम पे आके उनको ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए था कि जी इस रिपोर्ट में ये इंकशाफात हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी हमें मजीद वो चीजें भी चाहिए जिसकी बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार की गई है। इसका मतलब है कि अकबर असबाबर और उनके वकील इस रिपोर्ट से खुश नजर नहीं आ रहे थे। आज वो ये कह रहे थे कि स्क्रूटनी कमेटी ने एतमाद को ठेस पहुंचाई। वो बुनियादी तौर पर सफा नंबर 82 की जानिब तवज्जो मबजूल करा रहे थे, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी ने यह लिख दिया था कि जो चीजें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मंगवाई गई हैं उन चीजों को पब्लिक ना किया जाए। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो चीजें पब्लिक हो चुकी हैं, वो सीक्रेट नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो रिपोर्ट है
उसमें उनको जो वो तवक्को कर रहे थे वो चीज नहीं मिली, तो वो समझ रहे हैं कि कोई एक सीक्रेट भी है जो हमें नहीं दिया गया। अच्छा, इसमें तो भूचाल आ जाना चाहिए था, फिर आज तो उनके वकील को उड़ा के रख देना चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे थे कि हमें वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट बनी है, जिन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर बनी है, तमाम चीजें पब्लिक कर दी गई हैं, कुछ भी सीक्रेट नहीं है। स्क्रूटनी कमेटी ने इसमें रिकमेंड जरूर किया है कि चीजें पब्लिक ना की जाएं, स्टेट बैंक वाली, लेकिन हमने वो रद्द कर दी है उनकी रिकमेंडेशन। तो उस पे अहमद हसन साहब जो हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही थी, बार बार कमीशन को ये बताना पड़ा कि ऐसा कुछ भी सीक्रेट नहीं है। ये हैरानकुन इसलिए था, ये सारी बात करने का मकसद ये है कि अकबर एस बाबर साहब 2014 में ये केस लेकर आए। 8 साल में ये केस जो है अपने कंक्लूजन की जानिब जा रहा है। 2 हफ्ते पहले जो है वो एक माहौल ये बना दिया गया कि इसमें बहुत बड़ी बेज़ाब्तियां सामने आ गई। अगर वो बेज़ाब्तियां थी तो वो रिपोर्ट जो बुनियादी तौर पे सीक्रेट है ही नहीं है, इसका मतलब है कि उनको इस रिपोर्ट में से कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, अब इसमें आज जो अनवर मंसूर साहब हैं, वो एक नए वकील के तौर पे, अगरचे वो इसका पहले से हिस्सा रह चुके हैं पार्टी फंडिंग केस में, लेकिन आज एक मरतबा फिर उन्हें इसका हिस्सा बना दिया गया है। यानी कि नया खिलाड़ी तहरीक इंसाफ ने इस वक्त मैदान में उतार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं, नया खिलाड़ी उन्होंने उतार दिया है। अभी शाह खावर साहब भी ये बताया जा रहा है कि उनके साथ होंगे, लेकिन अब इस केस में लीड अनवर मंसूर साहब करेंगे। अनवर मंसूर साहब ने कहा कि रिपोर्ट हमने जो स्क्रूटनी कमेटी की है वो पढ़ी है, बहुत अच्छी बेहतरीन लिखी हुई रिपोर्ट है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं। उन्होंने कुछ गलतियों की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये गलतियां ज़ाहिर जानबूझकर नहीं की गई होंगी, लेकिन ये एरर्स जो हैं इसमें कुछ फिगर्स को रिकंसाइल करने की जरूरत है और हम उन गलतियों की निशानदेही करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 31 करोड़ रुपए पे उन्होंने कहा हंगामा किया गया है। ये 31 करोड़ रुपए जो फेडरल लेवल से ये प्रोविंशियल लेवल पे गए, रीजनल लेवल पर गए, तो उसमें डबल एंट्रीज हो गई। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उसने क्रेडिट साइड काउंट कर ली, डेबिट साइड काउंट ही नहीं की, और क्रेडिट साइड में एक अकाउंट से दूसरे में जा रहा है। उन्होंने कहा यह भी शायद इजाफी इनकम है जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। इसमें एक जो उनकी जानिब से, अनवर मंसूर साहब की जानिब से यह कहा गया कि मुझे इसमें वक्त दिया जाए, मैं इस पे मजीद वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करना चाहता हूं। वो वक्त उन्हें दे दिया गया है। अब मामला आ गया नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फंडिंग केसेस हैं। इसमें आज ये फिर मालूम हुआ कि स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल हो चुकी है। स्क्रूटनी कमेटी के एक मेंबर रिटायर हो गए हैं और उस पे अब ये रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन अहमद हसन साहब और अकबर एस बाबर साहब जो हैं आज इस बात में उस रिपोर्ट से नाखुश नजर आए और उन्होंने कहा 225 सफे की रिपोर्ट तैयार कर दी है, सिर्फ 15 सफे जो हैं वो काम के लिखे हुए हैं। और उसमें उन्होंने कहा जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा ठीक है, जो मजीद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में हैं वो पब्लिक हैं, आप जाकर ले लें। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इस रिपोर्ट में से उनको शायद ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकी जो वो तवक्को कर रहे थे कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा, और आज उनको मजीद उन दस्तावेजात की जरूरत पड़ गई। यानी इस रिपोर्ट से हट के वो दस्तावेजात मांग रहे हैं जिनकी बुनियाद पे ये रिपोर्ट क्राइम बनाई गई है। जी ठीक है। रही साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से इल्जाम लगा रही थी पीपल्स पार्टी या नून लीग कि हिंदुस्तान से, इजराइल से फंडिंग्स आई हैं जो कि साबित नहीं हो सकी हैं इस हवाले से, तो अगर लेट्स सपोज इस केस का फैसला पीटीआई के अगेंस्ट आ भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्योंकि या तो मैक्सिमम यही हो सकता है कि सरकार वो पैसा जब्त कर ले, या कुछ और भी पार्टी के हवाले से या पार्टी को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अच्छा। और मात सिवाय 1 या 2 ऐसी एंट्रीज की जो के आती हैं किसी कंपनीज ने दी हुई हैं, ठीक है, उसका पैसा इलेक्शन कमीशन जब्त कर सकती है, फोरफीट कर सकती है। इसके अलावा इस केस, पूरे केस में जरा सी भी कोई जान नहीं है। इट्स अ फुटाइल, एक यूजलेस किस्म की एक्सरसाइज है जिसमें इलेक्शन कमीशन का भी वक्त ज़ाया होगा और इस केस को अब निपटा देना चाहिए। इस मुल्क में और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं और मीडिया को उन केसेस की तरफ अपनी तवज्जो रखनी चाहिए कि जनाब क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या इंसाफ मिल रहा है लोगों को, क्या इस मुल्क में जो फैसले आगे आप आ रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब आते हैं तो क्या ये जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसको आपने एक मिसाल बनाना है, क्योंकि किसी भी माशरे में जब आप ऊपर से मिसाल बनाते हैं, अब आपका जो इशू है सबसे बड़ा वो फैटिफ का जो इशू
इशू है वो रिलेटेड ही इसी मनी लॉन्ड्रिंग और कन्विक्शन से है। देखिए मीडिया को ये बात समझनी हो कि जी फैटिफ में नाकामी होगी बड़ी, इस दफा फिर वहां पे आपको ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, लेकिन बताएं कि क्या वजूहात हैं कि वो नहीं निकाल रहे। वो कहते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाते हैं आप, लेकिन कहां पे है वो कन्विक्शन, कहां पे है वो अरेस्ट, हमें बताइए कहां पे है वो रिकवरीज। तो इस पे मनी लॉन्ड्रर्स को बताएं, मीडिया पिन पॉइंट करे कि जनाब ये वो पैसा है, ये वो अशखास हैं और ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बैठा हुआ है और फैटिफ उसको निकाल नहीं रही। इंस्टेड कि जी वो 1 करोड़ उधर से आ गया या 20 करोड़ उधर से आ गया, इट्स यूजलेस। ये सिर्फ और सिर्फ जो गलत डायरेक्शन में मीडिया जा रहा है। अदरवाइज मैं अगेन एम्फसाइज करूंगा कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और हुकूमत को भी चाहिए कि इन केसेस को इतना लंबा प्रोलॉन्ग करते हैं इसके, देखिए कुछ भी हो प्रोसिक्यूशन हुकूमत का जॉब है। हुकूमत का ये कह देना कि जी नैब बड़ा इंडिपेंडेंट है, आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए उनके प्रोसिक्यूटर जनरल जिसके बारे में आपने कहा था कि जी प्रोसिक्यूशन वीक होती है, उसी को अकाउंटेबिलिटी करना इस वक्त इंपॉर्टेंट टास्क है हुकूमत का। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, अपने प्रोग्राम का टाइम। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। उसकी कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, आलमी मार्केट में क्या इस वक्त प्राइस चल रही है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या प्राइस चल रही है, कितना इजाफा किया गया है, ब्रेक के बाद आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो पीटीआई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महंगाई का, और महंगाई में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत का एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। इस वक्त दो किस्म की चीजें हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वो कि पाकिस्तान के अंदर कितना पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ी है, और इस वक्त जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनके मुताबिक पीटीआई के दौरान हुकूमत में तेल की कीमतों में 55.22% इजाफा हुआ है। लेकिन जो रुख पेश किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी पेट्रोलियम की मसनूआत में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन यहां पर जो एक फैक्टर निगलेक्ट किया जा रहा है वो है आलमी मंडी का, कि वहां पर कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। तो सिद्दीक, इस वक्त मैं सबसे पहले चाहूंगी आप अवाम को ये बताइए कि जो आलमी मार्केट है, आलमी मंडी है, उसके बरक्स पाकिस्तान के मार्केट में, पाकिस्तान में तेल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की अपने इंट्रो में कि हमने भी जब ये देखा कि आज अखबारात में कल ये खबर इसकी जीनत बनी अखबारात की और मीडिया की कि इमरान खान साहब के आने के बाद से पेट्रोल की प्राइसेस में 52 रुपए का इजाफा हुआ और टोटल ये 55% जो है वो इसमें इजाफा हुआ। तो हमने कहा किस्मत खान ज़मीरी साहब से कि जरा चेक करें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है। तो देखें, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में आप महंगाई को भी देख लें अगर, तो अमेरिका जैसे सुपर पावर जो है वहां पर भी 40% जो है वो महंगाई में 40 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। अगर आप आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर आ जाए तो जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो क्रूड ऑयल की कीमत आलमी मार्केट में $65 फी बैरल थी। अप्रैल 2020 में जब कीमतें कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में तो पाकिस्तान में भी कम हो गई। अब आ जाए जनाब के इस वक्त 2022 जनवरी 2022 में ये कीमतें $86 फी बैरल तक पहुंच गई हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स ये लिख रहा है कि 2014 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है तेल की कीमतों में, 2014 के बाद। और 2014 में आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस बहुत कम चली गई, नून लीग के दौर में बहुत कम रही, इसलिए सबसे बड़ा उनको फायदा भी था। फिर डॉलर का रेट भी आपके सामने उसको फिक्स रखा गया, वो फ्लेक्सिबल नहीं था। फिर इनके दौर में, इनके बाद इंतजामी की वजह से भी डॉलर के रेट में जितना इजाफा मार्केट के हिसाब से होना था उससे ज्यादा हो गया। अच्छा, अब आ जाए अगर आप मुआवजा करें सालाना बुनियादों पर तो नवंबर 2020 में आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $43 फी बैरल थी। अब अगर आप नवंबर 2021 में आ जाए तो नवंबर 2021 में हो गई $80 फी बैरल 2021 में, यानी नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के एक बरस में आलमी मार्केट में 87% इजाफा हुआ है आलमी मार्केट में तेल की कीमतों का। यानी पिछले एक साल में 2020 से 2021 का अगर नवंबर तक का आप जो है वो मुआवजा करें। अब आ जाए पाकिस्तान में, नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के दौरान एक साल में जो फी लीटर इजाफा किया गया वो 41% किया गया है। आलमी मार्केट में कितना हुआ? 87%। पाकिस्तान ने कितना किया? 41%। और इसी तरह से जो डीजल की कीमत है उसमें 37% इजाफा हुआ पाकिस्तान में। अच्छा, इसी तरह आप पाम ऑयल की बात पाम ऑयल की बात कर लें, नवंबर 2020 में क्या कीमत थी? $918 फी मैट्रिक टन, और नवंबर 2021 में एक साल बाद इसकी कीमत बढ़कर $1348 फी मैट्रिक टन हो गई। यानी एक बरस में आलमी मार्केट में पाम ऑयल में 46.8% इजाफा हुआ। फिर सोयाबीन की अगर आप बात करें उसमें कीमत थी 2020 में $974 फी मैट्रिक टन, और 2021 में कितनी हो गई? 1440
डॉलर फी मैट्रिक टन, यानी एक बरस में आलमी मार्केट में सोयाबीन ऑयल में 47% का इजाफा हुआ। अच्छा, इसी तरह से अगर आप गंदम की कीमतें देखें, नवंबर 2020 में आलमी मार्केट में गंदम की कीमत थी 247.9 डॉलर फी मैट्रिक टन। नवंबर 2021 में कितनी हो गई? $334 फी मैट्रिक टन, यानी 34% इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइसेस में। और आखिरी अगर आप आ जाएं चीनी की कीमतों में, अच्छा, और पाकिस्तान में इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में 34% इजाफा हुआ, पाकिस्तान में गंदम की कीमत में 21% सिर्फ इजाफा जो है वो हुआ है। अब आप आलमी मार्केट में चीनी की कीमत पर आ जाएं, नवंबर 2020 में आलमी मार्केट में चीनी की जो कीमत थी वो $310 फी मैट्रिक टन थी, और नवंबर 2021 में थी $430 फी मैट्रिक टन, यानी 38%। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो 0.4% इजाफा हुआ है एक साल में। तो इसलिए ये हम इसको फेस नहीं कर रहे, इसकी वजह इंटरनेशनल प्राइसेस है। लेकिन सिद्दीक, एग्रीकल्चर के अगर हम सेक्टर की बात करें तो हमारे जीडीपी का 23% सेक्टर एग्रीकल्चर पे मुहित है, लेकिन हम इतना ज्यादा टैक्स वहां से नहीं वसूल करते जितना हम पेट्रोलियम मसनूआत से करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करें तो मोस्ट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर फील्ड से, तो क्या ये एक वजह है जिसकी वजह से हम ज्यादा टैक्स एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं ले पाते? देखिए, जो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, अगर डिटेल्स निकाल लें, वो भी हम निकाल लेंगे, उसमें भी आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी जो है या टैक्सेस जो है वो तो एक वक्त पे आकर बिल्कुल यानी हुकूमत ने खुद कुर्बानी दी, सारा बोझ खुद बर्दाश्त किया और कंज्यूमर्स तक वो चीज पास नहीं की। लेकिन अब आके हुकूमत की भी ज़ाहिर है वो IMF वाली मजबूरियां भी हैं, टैक्स भी इकट्ठा करना है, इस वजह से वो की जा रही है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो अभी आम आवाम तक उसको पास नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि अभी उस रेशो से नहीं बढ़ी। लेकिन ये बड़ी खतरनाक एक चीज है जो इंटरनेशनल मार्केट में $86 फी बैरल तक पहुंच गई हैं कीमतें। इससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान मार्केट में बढ़ता तो पाकिस्तान में भी रुपयों के हिसाब से इस वक्त प्राइस बढ़ती है, लेकिन जब कम होता है तो हम पैसों के हिसाब से कम करते हैं। तो ये भी एक नहीं, जनवरी में जब दरमियान में एक वक्त आया, एक दफा हुआ था जब आए तो देखिए ये वो चीज है जिसमें हुकूमत के पास इतना तो मार्जिन है कि वो टैक्स थोड़ा सा कम कर दे, लेवी कम कर दे, थोड़ी सी बढ़ा दे, लेकिन ज्यादा उनके पास ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, मैं अदिल से भी सवाल से पूछ लेती हूँ। अदिल, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज पीटीआई को फेस करना पड़ रहा है, ये इस वक्त पीटीआई के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है? पहले तो आपने जो सदीक साहब से मारिया ये पूछा था ना एग्रीकल्चर के हवाले से और उसका पेट्रोलियम से कंपैरिजन हुआ था। देखें, एग्रीकल्चर हमारी जो फूड बास्केट है उसको डायरेक्ट अफेक्ट करेगा अगर इस पे टैक्स लगा दिया जाए। उस पे है सही है मुख्तलिफ मद में, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत में जिस तरह आलमी लेवल पर भी इस पर टैक्सेस होते हैं, बैरून ममालिक में भी उसी तनासुब से ज़ाहिर पाकिस्तान में लगाए जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ ज्यादा टैक्सेस हों, लेकिन एग्रीकल्चर पर उस तरह से नहीं लगाए जा सकते। दूसरा मामला है, जैसा सदीक जान साहब ने कहा कि आलमी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि नवंबर 2020 में आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $43 फी बैरल थी, नवंबर 2021 में यह बढ़कर $80 फी बैरल हो गई और 20 से 21 के एक बरस में यह 87% इजाफा है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है जिसने हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, वो है डॉलर। अब डॉलर ऊपर जो गया है, मैं समझता हूं कि इसमें हमें को आलमी मार्केट को इल्जाम नहीं देना चाहिए, इसमें हमारी अपनी बैड गवर्नेंस भी है। आज तक डॉलर के हवाले से हुकूमत का कोई भी बंदा मुतमिन नहीं कर सका, ये कहते रहते हैं। और ये तो हैरानकुन बात है कि ये तस्लीम करते हैं कि ये डॉलर जो है अपनी असल कदर से ज्यादा है रुपए के मुकाबले में, लेकिन या अफगानिस्तान पर डाल देते हैं या उन लोगों पर डाल देते हैं जो कि ये डॉलर का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो एड्रेस किसने करना है? हुकूमत ने करना है। तो ये डॉलर का बढ़ जाना, हैरानकुन हद तक बढ़ जाना और उस पर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन ना होना, ये एक बहुत बड़ी रीजन अफेक्ट कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, आलमी मार्केट ने होश उड़ा दिए हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन चीज को हमने कैटर भी किसी ना किसी तरीके से करना है, अदरवाइज ये सारा टैक्स गरीब आवाम पर ही पड़ता रहेगा। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।